हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 29 नवंबर को बिहार दरोगा का मेंस का एग्जाम होना है। तो अभी भी हमारे पास 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। तो मैं सोच रहा था कि इन 7 से 8 दिनों में जो भी हिंदी की कोर्स है पूरा का पूरा मैं रिवीजन करा दूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उसी हिसाब से मैं रिवीजन आपका पूरा करा दूंगा। मैं लगभग 2 या फिर 3 वीडियो डेली के डेली अपलोड करूंगा, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी हिंदी की कोर्स रिवीजन हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से 60 या 70 आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो गाइस, जिस बुक से हम रिवीजन करेंगे वो है अरिहंत की बुक, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 6 से 7 दिन में पूरा का पूरा बुक आपका रिवीजन करा दूं, जिससे आप 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हिंदी में, ठीक है। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इसे कितना शेयर करते हैं। जितना आप शेयर करेंगे मैं उतना जल्दी आपका रिवीजन करा दूंगा। अगर आप जितना जल्दी ज्यादा शेयर करेंगे तो मैं 5 दिन में ही रिवीजन करा दूंगा, 3 से 4 वीडियो डेली रहकर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा, आप उसे नोट भी करते चलना साथ में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं हम। पहला इसमें आप ध्यान रखना, इसमें हिंदी में वर्णों की संख्या 45 होती है। वर्णों की संख्या 45, लेकिन ये उच्चारण के आधार पर होता है, उच्चारण के आधार पर, जिसमें कि 10 जो होता है वो स्वर होता है, 35 व्यंजन होता है, ठीक है। 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेकिन आपसे पूछे कि लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर 35 वर्ण होते हैं, जिसमें कि 13 स्वर होता है, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त स्वर। तो इतना आपको क्लियर हुआ, सॉरी 4 संयुक्त व्यंजन, तो इतना आपको क्लियर हुआ। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है और लेखन के आधार पर 52। तो ये बस आप इतना याद रखना। आगे हम अब इसमें पढ़ेंगे। इसमें भी वही दिया है, यहाँ पर 50 दिया है, लेकिन इससे आप 52 कर लेना, ठीक है, 52 कर लेना। तो इसमें आप आगे देखेंगे हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। तो स्वर के बारे में देखेंगे हम। स्वर उसे कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुंह से बाहर निकलती है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आपका कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका 60 से 70% कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। तो ये वीडियो रिवीजन के पर्पज के लिए लाया गया है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो मूल स्वर होता है अ, ई, उ, री, ये क्या होता है? मूल स्वर होता है। ये क्या होता है? मूल स्वर। तो आप इसे ध्यान रखना। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर भी इसे कहते हैं, कभी कभी ह्रस्व स्वर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान रखना। आगे हम बढ़ेंगे। संधि स्वर। तो संधि स्वर में आप ध्यान रखेंगे, इसमें वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे संधि स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों के जिनमें आपकी हेल्प लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 4 ऑप्शन देके कि बताइए निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर में बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा उसमें जरूर होगा। यानी कि देखिए अ होता है, उसके बाद आ होता है, तो आ बड़ा होता है ना। या फिर आप पढ़े होंगे छोटी ई या फिर बड़ी ई, तो इसमें बड़ा जरूर होगा। तो यानी कि दीर्घ स्वर में बड़ा जरूर होगा, इसे आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्त। हम अब आगे बढ़ेंगे इसमें। आगे इसमें दिया है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में हम पढ़ेंगे वे स्वर जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसमें और एक चीज देख लें, इसमें जो हमारे ये स्वर कहाँ गया, हाँ, जो दीर्घ स्वर है इसमें सजातीय स्वर का उपयोग होता है। सजातीय यानी कि समान जात के। यहाँ पे देखेंगे यानी कि समान है ना दोनों। ई बड़ी ई बन गया, उ बड़ी उ बन गया, यानी कि इसमें सजातीय स्वरों का यूज होता है। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि बताइए कि सजातीय स्वर का यूज किस में होता है, तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर में। आगे हम अब बढ़ेंगे इसमें। अगला आप इसमें देखेंगे संयुक्त स्वर। वे स्वर जो विजातीय स्वरों से संयोग से निर्मित होते हैं। विजातीय स्वरों के संयोग से जो निर्मित होते हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। विजातीय यानी कि अलग अलग स्वर होते हैं। देखिए अ यहाँ पे है, यहाँ पे ई, अ ई मिलकर क्या बनाए हैं? ए। अ ए मिलकर क्या बनाए हैं? ए। अ और उ मिलकर क्या बनाए हैं? ओ। तो इस तरह आपका क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, ठीक है। जो भी मैं आपको बताया हूँ उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा दोस्त, इसमें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसे हम छोड़ देंगे। आगे में बढ़ेंगे। देखिए स्वरों का उच्चारण।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे तो आप मान कर चलिए कि 100 में से 5 से 6 क्वेश्चन बनना ही है दोस्त। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया गया। देखिए, अग्रस्वर, पहला क्या है? अग्रस्वर। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का, यानी जीहा मतलब जीभ होता है, जीभ का अगला भाग ऊपर उठता हो, यानी कि जीभ का अग्र भाग ऊपर उठता हो, उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे देखिए, आप इसे खुद भी बोलिएगा, ठीक है, खुद भी बोलिएगा। देखिए, ई आप बोलेंगे, ई ए ई ई ए, यानी कि भाग ऊपर उठता, उसे क्या बोलेंगे? अग्रस्वर। अब हम मध्य स्वर बोलेंगे, मध्य स्वर जानेंगे, ठीक है। मध्य स्वर में जिन स्वर के उच्चारण में जो जीभ है समान अवस्था में रहती है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अब बोलेंगे तो जीभ का इसमें ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। अगला हम देखेंगे पश्च स्वर, ठीक है। तो इसमें है जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग ऊपर उठता हो, उसे क्या बोलते हैं? पश्च स्वर, ठीक है। जैसे आप बोलिए खुद भी, आ उ औ, ठीक है दोस्त। इसके अलावा इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपका जो जो भी है क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे इसमें। आगे आप देखेंगे इसके अतिरिक्त, देखिए इसे अन बोलते हैं आप, अन अह, ठीक है। तो इसका जो है हमारा ये ध्वनियां है, इसे क्या बोलते हैं? ध्वनियां। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल पूछा भी गया था एग्जाम में दोस्त, ठीक है। तो जो है हमारे ये अन होता है, उसके अलावा अ होता है, ये ध्वनियां होता है। ये ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, ध्यान रखना, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। क्या कहा है? अयोगवाह कहा है, क्योंकि ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले निर्धारित किया गया है। तो इसे आप याद रखना, अयोगवाह क्या होता है? एक अन होता है, एक अ होता है, ठीक है। तो आप इन तीनों को ध्यान रखना। अब हम देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन में देखेंगे आप, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विहर से अबाध गति से नहीं निकलती, अबाध गति से नहीं निकलती, उसमें पूर्ण या फिर अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियां जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती, तो वो क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती है। जैसे कि क, क को आप कैसे, स्वर का इसमें यूज हुआ ही हुआ है, देखिए क आप कहेंगे क अ, क स्वर इसमें आता है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है। देखिए, आधा क और अ मिलकर क्या बनाता है? क। तो हम अब इसमें आगे देखेंगे, आगे इसमें क्या दिया है? इसमें अगला दिया है हमारा स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, ये जो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ हिंदी वर्ड से कम तो आपका एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन बनने वाला है। इस चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा इस, ठीक है। अगला देखेंगे स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीहा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन है। कितना है? अब इसे ध्यान रखना, 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है। 5-5 की, जैसे क से अंग तक क वर्ग बोलते हैं, च से अ तक च वर्ग बोलते हैं, ट से ण तक ट वर्ग बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे भी है, ठीक है। आगे हम अभी इसमें पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम अब देखेंगे इसमें। आगे हमारा ये आता है, इसमें आगे आता है अघोष और घोष, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, ठीक है दोस्त। देखते हैं इसमें अघोष और घोष व्यंजन, ठीक है। तो इसमें देखिए, आप ध्यान देना, इसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ये हम डिफिनेशन नहीं जानते, डायरेक्ट इसका ट्रिक ही जान लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण अघोष ध्वनि कहलाता है। प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे देखिए, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसके अलावा त वर्ग, ये आता है ना। तो पहले में पहला और दूसरा, जैसे क ख, च छ, ट ठ, उसके अलावा त थ, प फ, यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन वर्ण होता है वो अघोष ध्वनि कहलाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम घोष व्यंजन, ठीक है। घोष व्यंजन, इसमें आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है?
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण व्यंजन क्या कहलाता है? घोष ध्वनि कहलाता है। तो इसे आप भी देख लेना, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे इसमें इसमें अगला है हमारा प्राणत्व के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी हवा के आधार पर व्यंजनों का यानी कि डिवीजन किया गया, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, यानी मुख से कम हवा निकले, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, डिफिनीशन आपको याद नहीं रखना है दोस्त, लेकिन ये आपको याद रखना होगा, आपको रट्टा मारना ही होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। वर्ण क्या बोलते हैं इसे? वर्ण अल्प प्राण ध्वनि इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखना, क, ग, ड़, उसके अलावा च, ज, य, तो इसे आप क्या बोलते हैं? अल्प प्राण ध्वनि बोलते हैं। तो इसे आप याद रखना। आगे है इसमें महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो क्या बोलते हैं? उसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं। जैसे देखिए, क वर्ग का ख हो गया और चौथा क्या हो गया? घ हो गया। च वर्ग का छ हो गया और चौथा क्या हो गया? झ हो गया। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपकी रिवीजन करा दी है। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। उसके अलावा मैथ भी हमारे आप चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा, आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मैं उसी हिसाब से रिवीजन कराऊंगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि 6 से 7 दिन में आपका पूरी की पूरी बुक रिवीजन करा दी जाए। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना मैं ज्यादा रिवीजन कराऊंगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर